आज जीएमटी इंडिया का क्लास नंबर 57 है। अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार आज का सेशन शुरू होने जा रहा है। आज पुनः उपस्थित होंगे डॉक्टर मनोज मनोज जिनके रग रग में भरे हैं ओज, इसलिए कुछ नए नए केसों का करते रहते हैं खोज, जिसमें दिए गए रूब्रिक सिलेक्शन एवं रोगी का वर्जन का आज देंगे पोज। तो आइए हम सब मिलकर आज के सेशन का ध्यान से सुनते हुए अपने ज्ञान का पूरा करें डोज। तो पुनः मनोज जी का मैं वेलकम करते हुए आज के सेशन को शुरुआत करने का सादर आमंत्रित करते हैं। थैंक यू राजस्थान जी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र, नववर्ष और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड इवनिंग टू ऑल जी। आज केस चालू करें राजस्थान जी। 57 चालू करें। हाँ जी सर। जी आपका सर, सर मनोज सर और 2 मिनट सर, 2 मिनट थोड़ा सा ये एक क्लास के बारे में 2 मिनट बताए सर। और सर 10-20 को आने दीजिए जी। सर जब तक लोग इकट्ठे होते हैं मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ जो आप चाहें तो होम्योपैथी से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी और का माइक ऑन रहेगा तो फिर मेरी आवाज गूंज सकती है। तो आप एक बार चाहें तो सब अपना माइक बंद कर लें, फिर मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई देगी। यूजुअली यही प्रॉब्लम रहा था कि किसी न किसी की माइक ओपन थे तो वो गूंज रही थी। अभी आप बताइए आवाज सही आ रही है कि गूंज रही है? गूंज रही है आपकी आवाज। अभी भी गूंज रही है? अच्छा थोड़ा सा ही। मैं थोड़ा कम करती हूँ, शायद इससे कम हो। अभी बताइए। और किसी का माइक तो ओपन नहीं है ना? सबका माइक ऑफ है? अगर एक का माइक खुला रहेगा तो शायद नहीं गूंजे। अभी कोई बोलेगा कि गूंज रही है कि और नहीं गूंज रही? मैम गूंज तो रही है, हाँ क्लैरिटी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और इंतजाम करती हूँ फिर इसके लिए। जब तक सेशन शुरू नहीं होता तब तक के लिए आप स्टार्ट करिए मैडम, फिर पता चलेगा गूंज रही है या नहीं। आप लाउड स्पीकर बंद करके बात कीजिए। नहीं एक्चुअली ये कोडलेस वाला है ना ईयरफोन, इसको मैं हटा रही हूँ। अब बताइए सर। परफेक्ट मैम, कुछ परफेक्ट। फर्क आया? ठीक है मैम। हाँ ठीक है। तो मैम देखिए, जो होम्योपैथी के प्रति इंस्पायर करती है ना, मुझे एक स्टोरी है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। अगर आप लोगों को भी इससे कुछ इंस्पिरेशन मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। एक राजा का दरबार में, हेलो जी, हाँ, एक राजा के दरबार में। आवाज बहुत धीमा हो गया। आपका तेज करके देखिए, आपके में तेज हो। ओके अभी अच्छा सुनाई? है, अच्छा है, ठीक है। अच्छा है। हाँ सुनिए। एक राजा के दरबार में एक तलवारबाज पहुंचता है और राजा को बोलता है कि महाराज, आपके राज्य में जो भी तलवारबाजी में मुझे हरा देगा ना, तो ये मेरे को वर्ल्ड का चैम्पियनशिप मिला हुआ है तलवारबाजी में, इतना धन मिला है, इतना पदवी मिला है, वो मैं उसको दे दूंगा। अभी कहीं भी कोई मुझे हरा नहीं सका है। तो राजा ने अनाउंस कर दिया कि भाई ठीक है, इनसे फाइट करो, जो भी कर सकते हो। तो जिसने भी उस तलवारबाज से तलवारबाजी की, वो तलवारबाज ने सबको हरा दिया। तो फिर उसने बोला, सर महाराज, आपके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है क्या जो मुझे हरा सके या मुझसे और फाइट कर सके? तो राजा के दरबार में एक बाहर पहरेदार हुआ करता था। वो पहरेदार अंदर आया, उसने महाराज से आज्ञा ली कि महाराज, मैं क्या इनसे तलवारबाजी कर सकता हूँ? महाराज ने कहा ठीक है।
तो जब उस आदमी ने तलवारबाजी की तो जो तलवारबाज था वो देखकर चकित हो गया कि इतनी ज़बरदस्त तलवारबाजी उसने कैसे की। तो वो उसको बोला कि आप तो बहुत अच्छे तलवारबाज हैं, आपने ये तलवारबाजी कहाँ से सीखी? तो उन्होंने कहा कि सर ये जो तलवारबाजी है ना, ये कुछ भी नहीं है, मेरे जो गुरु हैं ना वो उससे भी ज़्यादा बड़े मास्टर हैं। तो उसने कहा कि भाई आप मुझे उनका पता दो, मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे एक दूर जंगल के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे वहाँ आपको वो मिलेंगे। तो वो तलवारबाज उन गुरु की तलाश में खोजता हुआ एक जंगल में पहुँचा। तो जंगल में उसने क्या देखा कि एक वृद्ध सा आदमी है। तो उन्होंने उसको सारी बात बताई कि सर आपके शिष्य ने मुझे यहाँ भेजा है, तो आप मुझे बताएंगे कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपके शिष्य ने आपकी इतनी तारीफ़ की और वो इतनी अच्छी तलवारबाजी जानता है। तो उसने कहा अच्छा आप अपनी तलवार निकालिए और मुझसे फ़ाइट कीजिए। तो तलवारबाज ने अपनी तलवार निकाली और उनके गुरु से फ़ाइट करनी शुरू की। तो गुरु ने इधर उधर देखा और एक लकड़ी मिली, तो लकड़ी से उन्होंने फ़ाइट शुरू की। तो तलवारबाज अपनी तलवार से फाइट कर रहा था और वो जो गुरु था वो लकड़ी से फाइट कर रहा था। फिर भी उन गुरु ने उसको हरा दिया। तो तलवारबाज और चकित हुआ कि सर आपने तो लकड़ी से ही मेरे को हरा दिया, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो बोला अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा जो गुरु है ना वो और भी बड़े ज्ञानी हैं। तो बोले सर वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो ऐसे ही अगर अंदर जाओगे आप ऐसे ऐसे उस जगह पे जाओगे वहाँ मिलेंगे। तो वो आदमी ढूंढता हुआ उन गुरु के पास पहुँचा और उन गुरु से बोला कि सर आपके शिष्य ने मुझे बोला आपके पास क्या क्वालिटी आप मुझे बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो पेड़ पे आम दिख रहा है क्या आप इसको यहीं खड़े खड़े तोड़ सकते हो क्या, तलवार से या कैसे भी? तो उसने कहा कि सर मैं तो नहीं तोड़ सकता, तलवार से तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकता, ये तो बहुत ऊंचा है। तो उन गुरु ने क्या किया, इधर उधर देखा, एक छोटा सा पतला सा तिनका निकाला और उस तिनके को उन्होंने स्ट्राइक करके उस आम के ऊपर मारा और वो आम नीचे आके गिर गया। तो उन्होंने बोला कि अरे सर आपके पास तो और भी बड़ी पावर है। तो बोला नहीं नहीं मेरे पास कुछ बड़ी पावर नहीं है, मेरे जो गुरु है ना वो मुझसे भी महान है। तो बोले सर वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो ऐसे ऐसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एकांत में वहाँ रहते हैं, वहाँ मिलेंगे आपको। तो जब वो उन गुरु के पास पहुँचा तो वो पहाड़ की चोटी पर सबसे ऊंची चोटी पर जहाँ ज़्यादा जगह नहीं थी वहाँ थे। उन्होंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे आपके शिष्य ने मुझे भेजा, आपके पास क्या क्वालिटी है आप मुझे बताएंगे? तो उस जो लास्ट गुरु थे उन्होंने बोला कि जो आसमान में पक्षी उड़ रहा है क्या आप इसको गिरा सकते हो? गिरा सकता, जबकि उन गुरु के पास में कुछ भी नहीं था हाथ में। उन्होंने एक टक उस आदमी को, उस पक्षी को देखा और वो पक्षी धड़ाम से नीचे आके गिरा। तो ये जो कहानी है ना ये कहीं ना कहीं हमारी होम्योपैथी को सिंबलाइज करती है कि सबसे पहले वाले को तलवार की ज़रूरत पड़ी, फिर लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, फिर तिनके की ज़रूरत पड़ी, और जो ये लास्ट पर्सन था इसने आँखों से ही ऑब्जर्व किया और उसका काम हो गया। तो हमें जो मेहनत करनी है ना होम्योपैथी में वो उस लेवल की मेहनत करनी है कि अपने ज्ञान को बढ़ा बढ़ा के हम भी उस लेवल तक पहुँच पाएँ कि पेशेंट आपके पास आया बैठा और उसने जो 2 बात करनी है वो बात की और आपके दिमाग में मेडिसिन आ गई। पहला वाला जो स्टूडेंट था हम 1 घंटे 2 घंटे पेशेंट से मगजमारी करते हैं, एक बार में नहीं मेडिसिन निकलती दूसरी बार देते हैं। दूसरा वाला जो था जो लकड़ी से काम कर रहा था वो कंपैरेटिवली वो लोग हैं जो एक बार में मेडिसिन सेलेक्ट कर पाते चाहे 1 घंटा 2 घंटा लें। तीसरी कंडीशन वो है कि आदमी आता है आधा घंटा लगता है लेकिन ठीक है चलो मेडिसिन निकाल दी हमने दे दी, बहुत टाइम लगा। लेकिन जो चौथा पर्सन है जिसको महारत हासिल हुआ है वो व्यक्ति आपको ऑब्जर्व करेगा, आप आके बैठे, उसने आपको देखा और आपको पूरा पढ़ लिया, जो आपने बोला जितना बताया जो आपको दिखाना था दिखाया, उसी में उसने आपको सारा जिसको कहना चाहिए ऑब्जर्व कर लिया, चूस लिया एक तरह से, आपकी सारी जो चाहिए आपको वो आपकी पकड़ कर ली और उसने आपको मेडिसिन दी और आप चले गए, मतलब आप ठीक हो गए। तो ये जो टाइम एफिशिएंसी जो लास्ट में उसने कितना कम टाइम लिया और उसने वो कितना मिरेकल किया। तो इस स्टोरी को मैं जब भी याद करती हूँ तो मुझे ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लोगों को भी उस लेवल तक पहुँचना है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस मेरा यही आप लोगों को थैंक यू मैम सर अभी सर ओके, थैंक यू डॉक्टर सीमा। आज का केस बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही है। 27 years old फीमेल, मेरे
क्लिनिक पर लेकर आए, उनकी सासू माँ और उनके घर के जो थे वो उसको मेरे क्लिनिक पर लेकर आए। जब लेकर आए तो उसको पकड़ के ला रहे थे, क्योंकि उसकी सासू माँ ने आके बोला डॉक्टर को चक्कर बहुत आ रहे हैं, और जब भी इसको मेंसेस आते हैं ना तो ये बेहोश हो जाती है। और ये तकरीबन 2-3 साल की प्रॉब्लम है इसको, 3 साल से ये समस्या है, जब भी मेंसेस आएंगे इसको बेहोश हो जाएगी, और जब होश में आएगी उसके बाद इतने चक्कर आएंगे कि ये बैठ भी नहीं पाती है। तो मेरे कहा पेशेंट को लिटाइए और थोड़ी देर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद मैं इनसे बात करता हूँ। हमने पेशेंट से जब पूछा कि क्या तकलीफ है बताइए आप, तो बोले डॉक्टर साहब मुझे 3 साल से ना बहुत ज्यादा मेंसेस आते हैं। हाँ जी, वीडियो ऑफ कीजिएगा थोड़ा सा। तो डॉक्टर साहब मुझे 3 साल से ना बहुत ज्यादा मेंसेस आते हैं, और जब भी मेंसेस आते हैं ना तो मुझे बहुत कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है, और जब मासिक बढ़ता है सेकेंड थर्ड डे आता है तब मुझे बेहोश हो जाती हूँ मैं बिल्कुल। मुझे समझ ही नहीं पड़ता है कब बेहोश हुई, वो घर वाले उठाते हैं मुझे, और चक्कर बहुत आते हैं मुझे। जब मैं होश में आती हूँ तो उसके बाद मुझे इतने चक्कर आते हैं कि चक्कर की वजह से मुझे कुछ दिखता ही नहीं सामने, और खड़ी होती हूँ मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। तो मैंने पूछा और, तो बोले खड़ी होने में भी डॉक्टर साहब इतना चक्कर आता है कि मुझे खड़ी होने में डर लगता है, बैठती हूँ तो बिस्तर से भी डर लगता है कि गिर न जाऊं कहीं। तो मैंने पूछा कि और, बोले जब मुझे दर्द वगैरह, बोले कि डॉक्टर साहब मुझे मेंसेस में दर्द नहीं होता, पर ब्लड बहुत जाता है मुझे, और चक्कर बहुत आते हैं मुझे। और ये बेहोशी की समस्या तो मुझे अभी 1 साल से बढ़ी है, क्योंकि चक्कर मुझे तकरीबन 2 साल से है। मैंने पूछा और, मैंने कि बस डॉक्टर साहब यही तकलीफ है, अभी भी चक्कर मुझे बहुत आ रहे हैं, और मेंसेस तो मेरे अभी भी अच्छे खासे जा रहे हैं, ब्लड में अच्छा ज्यादा जा रहा है। तो मैंने कहा इससे आपको टेंशन क्या है? कि डॉक्टर साहब हर बार मुझे इसके लिए कुछ न कुछ बॉटल वगैरह लगवानी पड़ती है, और ये, और डर तो रहेगा ना डॉक्टर साहब। मैं क्या डर, मैं डॉक्टर साहब ज्यादा ऐसे ब्लड जाएगा तो कुछ भी मेरी बच्चेदानी खराब हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। तो ये पेशेंट का 5 से 8 मिनट का केस टेकिंग, पेशेंट की जो सासू माँ थी उसने आके बताया कि इसको बेहोश होने की प्रॉब्लम है, और पेशेंट ने इतनी चीजें हमें बताई, और हमने उसको मेडिसिन 200 में प्रिस्क्राइब किया फर्स्ट टाइम। तो 50% उसके जो चक्कर की जो प्रॉब्लम थी वो हमारे क्लिनिक में ठीक हो गई थी आधे घंटे के अंदर। और धीरे धीरे उसकी चक्कर की समस्या नेक्स्ट डे काफी कम हो गई। शुरू में 50-60% फर्स्ट डे, और सेकेंड डे भी में लगभग जो चक्कर की समस्या खत्म हो गई। नेक्स्ट टाइम जब उसके पीरियड आए तो उसको बेहोशी की जो समस्या थी वो खत्म हो गई, हल्के फुल्के चक्कर आए, हमने कोई रिपीटेशन नहीं किया। थर्ड मंथ में आके उसको हल्के से चक्कर और हल्की सी बेहोशी फील हुई, हमने वापस से उसी मेडिसिन को 200 में रिपीट किया, और थर्ड या फोर्थ मंथ में वो सेकेंड डोज होते होते वो कंप्लीट क्योर हो गई। अब इस केस के अंदर हमको एक चीज बहुत प्रोमिनेंट दिखेगी, और उसी के इर्द गिर्द ये पूरा केस चल रहा है कि पेशेंट आया क्यों है हमारे पास, इसमें क्या प्रोमिनेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्या परसिस्ट कर रहा है साथ में। क्योंकि हम जब सेगल मेथड या माइंड मेथड देखते हैं तो हमको ये प्रेजेंट, परसिस्टेंस एंड प्रीडोमिनेंट देखना पड़ता है। तो ये छोटा सा केस है, और इस पेशेंट को 3 साल से प्रॉब्लम है, और हमने इसको 3 महीने में कंप्लीट क्योर कर दिया, जबकि इसकी जो बेहोशी की जो समस्या थी वो नेक्स्ट मंथ बिल्कुल क्लियर हो गई थी। और पेशेंट ने ये तक भी कहा कि डॉक्टर साहब ये जो कमजोरी जो इस 5 दिन होती है ना, इस सब मेरा मूड बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है इस कमजोरी की वजह से। तो मुझे ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, आप बताइएगा मुझे अगले दिन। अब इस केस में हमको रूब्रिक निकालना है कि क्या क्या रूब्रिक हो सकते हैं। आईपीआर ने कहा उसको भी हम ले सकते हैं अगर प्रोमिनेंट होगा, और बाकी जो लड़की ने जो प्रॉब्लम बताई है हमें, उसके हमें रूब्रिक इस केस में ढूंढने हैं, और क्या इस केस के अंदर प्रीडोमिनेंट है और क्या प्रेजेंट है, ये चेक करेंगे। बताइए रूब्रिक और मेडिसिन, और रूब्रिक के साथ में मेडिसिन बताइएगा कि आपकी मेडिसिन जो आपने निकाली है उसका कारण क्या है। Irritability, pain during body deformed, aconite. पेन तो बताया नहीं उसने, पेन की समस्या की नहीं उसने, सिर्फ ब्लीडिंग, चक्कर और कमजोरी। Hair falling off or menses vertigo during. आप लिखते जाइए और मेडिसिन आपकी निकालिए।
क्योंकि हम जितने रेपर्टरी पे अपने हाथ डालेंगे हमें रूब्रिक ढूंढने की आदत पड़ जाएगी। डायरेक्ट शॉर्टकट ना मारे, फील समझ के मेडिसिन को रूब्रिक के थ्रू जाइए आप। हमारा इस लेक्चर को लेने का मकसद सिर्फ ये है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रूब्रिक तक पहुंचे, कि आपने क्यों ये रूब्रिक लिया और फिर मैं बताता हूँ कि मैंने ये रूब्रिक क्यों लिया। तो ऐसे क्लासेस से हमें ये फायदा होगा कि हमारे रूब्रिक पे कमांड बढ़ेगी, हमारी रीजनिंग पावर बढ़ेगी कि हम क्या क्या रूब्रिक सर्च कर सकते हैं, सर्चिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इसके रूब्रिक बताएं। सर ये जो आपने वीकनेस लिया, ये कह रही थी कि मुझे कमजोरी लग रही है या मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मतलब टॉर्पर या डिल्यूजन पुअर। तो ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में एक कमजोरी लग रही है डिल्यूजन पुअर, और एक बहुत वीकनेस है, उठ नहीं पा रही। केस के अंदर क्या प्रोमिनेंट है? पेशेंट तो एक केस के अंदर बहुत ढेरों रूब्रिक बताएगा हमको, तो उसमें से मोती चुनने हैं केस को सही करने के लिए। तो हमें वो मोती चूज करने हैं। ईयर इंजरी, बिंग इंजर्ड। एक उसने बोला भी है कि कुछ बड़ी बीमारी या कुछ ऐसा ना हो जाए, वो उसका मेन फियर है जो उसको परेशान किए हुए है। इतने रूब्रिक हैं कि मैंने तो 4 या 5 रूब्रिक देखकर हाथों हाथ ही, क्योंकि एक्यूट केस था और क्योंकि हमें वैसे भी क्रोनिक के अंदर एक्यूट देखना होता है। सेगल सर कहते हैं कि जो कितनी ही 10 साल पुरानी बीमारी क्यों ना हो, अगर आज प्रेजेंट में आपने उसको ठीक कर दिया, उसके प्रेजेंट और प्रीडोमिनेंट को आपने देख लिया, तो चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी। तो हमको प्रेजेंट में देखना है पेशेंट को, और हमने प्रेजेंट देखा और पेशेंट क्योर हुआ और क्या प्रीडोमिनेंट था उसके अंदर। सर उसमें प्रिकॉसिटी है कि फ्यूचर में उसको हेल्थ के चलते उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। माइंड प्रिकॉसिटी। पेशेंट कह रही कि मेरी बच्चेदानी खराब हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, तो इसमें प्रिकॉसिटी कैसे सर फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीजेस हो सकता है? बिल्कुल फियर इंजरी है सर। बिल्कुल है, क्लियर कट बोल रही है कि उसको किसी इंजरी का डर है, बच्चेदानी खराब होने का डर है, या फिर कोई बड़ी बीमारी होने का डर है, पेंटिंग है। तो सर डेल्यूजन पुअर ही और फियर इंजरी भी इंजर्ड है। फियर तो है, डिल्यूजन कमजोरी, उसको कमजोरी किस चीज से है? देखो पेशेंट सेंटेंस कहाँ खत्म कर रहा है और हमें रूब्रिक का बनाना है। हमारे केस काफी मैक्सिमम केस इसलिए भी फेल होते हैं कि हम शुरुआती उसके बोलने से ही हम रूब्रिक बना लेते हैं। ये सब प्रॉब्लम आई कहाँ से, आ क्यों रही है, कैसे आ रही है? सर मेंसेस ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ मेंसेस। उसको बाकी 5 दिन के अलावा कभी कमजोरी नहीं होती, कभी चक्कर नहीं आते, कभी बेहोश नहीं होती, सिर्फ 5 दिन में क्यों? ये क्यों ढूंढना हमको? वीकनेस मेंसेस ड्यूरिंग सर। सर फियर ऑफ उसका जो यूटरस है वो ऑपरेट करने की नौबत आएगी, फिर हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा। फियर ऑफ सफरिंग है इसमें, वो सफर करूंगी मैं आगे चलकर। उसने इतना कुछ नहीं बोला हमें। हमें ज्यादा मरीज की किसी भी हाइपोथेटिकल सवाल नहीं सोचने। पेशेंट ने सिंपल सा बोला कि डॉक्टर साहब अगर इतना ब्लड जाएगा तो कहीं भी मुझे कोई बच्चेदानी हो सकती है। हमने इससे आगे पूछा नहीं उससे, क्योंकि इतने में ही मेडिसिन क्लियर हो चुकी थी। डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव नहीं होगा सर? नहीं, डिल्यूजन नहीं, उसको डर है ना। वो कह रहे हैं मुझे डर लगा डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कहीं मेरी बच्चेदानी खराब हो जाए। डिल्यूजन में तो पेशेंट नॉर्मल नहीं होता, डर का टोन नहीं होता है बोलने में। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी हो सकता है कि ऐसा ना हो आगे चल के मेरी बच्चेदानी खराब हो जाए। बहुत जगह ऐसे लगते हैं हमें कि ऑब्जेक्टिव रीजन हो सकता है। पेशेंट ने सिंपल सा अपना कंसर्न रखा है। हमने पूछा कि आपको इससे डर क्या है, तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब ज्यादा ब्लड जाएगा तो बच्चेदानी भी खराब हो सकती है। जहां उसने सेंटेंस खत्म किया नुकसान पर, हमने उसी को रूब्रिक लेना है। ये सर फियर एक्स्ट्रा वैगेंस नहीं? कैसे भाई आगे वो उसका कुछ खराब ना हो जाए, बढ़ जाए, उसी डर के तहत वो आई है आपके पास। में क्या बोलता है पेशेंट कि डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सा ब्लड है, तो
कम ब्लड जब समस्या होती है तब पेशेंट हमारे पास इलाज कराना आता है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि भैया एकदम आज क्यों इलाज कराने, डॉक्टर साहब अभी इतना है और ज्यादा हो गया तो बोलने की टोन चेंज हो जाएगी फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस में। तो यहाँ ऐसा होता कुछ बोला नहीं, ऑलरेडी बेहोश थी, अनकॉन्शियस कंडीशन में थी, थोड़ी बहुत होश में आई, हमने पूछा तो डिल्यूजन एनलार्ज आएगा ना सर, क्योंकि वो बोल रही है कि बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। जी जी डिल्यूजन एनलार्ज इनलार्ज से बढ़कर एक और चीज है। उसने क्या बोला कि जब भी मासिक आते हैं मुझे बहुत ब्लड जाता है, बहुत मासिक आते हैं मुझे। डिल्यूजन इलाज क्या पहले कम था अब ज्यादा है, ऐसा उसका कोई सेंटेंस ही नहीं था। पेशेंट सिंपल सा बोलते डॉक्टर साहब बहुत ब्लड जाता है मुझे, बहुत चक्कर आते हैं। एक्स्ट्रा वैकेंस हो जाएगा सर। यस एक्स्ट्रा वैकेंस होगा। हाँ वो ये कहती है कि डॉक्टर साहब पिछले महीने तो कम था, इस बार थोड़ा बढ़ के आया है, थोड़ा इस बार ब्लड ज्यादा है तो डिल्यूजन इलाज। पर इस बार वो तो कह रही ना कि मुझे तो बहुत ब्लड जा रहा है डॉक्टर, बहुत पे बहुत ज्यादा उसका फोकस है ना। फियर कंप्लेन इमेजिन देखिए सर फियर ऑफ ब्लड सिंगल एल्यूमिना रेमेडी है इसमें। हाँ मैं जैसे अभी आपको बता रहा हूँ कि जितने भी जैसे कि फियर ऑफ कंप्लेंट इमेजिनरी है, मगर आप केस की टोटलिटी को देखिए कि पेशेंट कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको चक्कर, वीकनेस, मतलब ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, बेहोश क्यों हो रही है, इसका कारण ढूंढेंगे हम। वाई हम जब माइंड मेथड में देखते हैं तो हमें वाई देखना होता है, ये पेशेंट आया क्यों है और ऐसा क्यों कर रहा है, हाउ व्हाट एंड वाई। अब आया है कुछ लोगों को समझ में कि क्यों हो रही। काफी केसेस आपने देखे होंगे और इस मेडिसिन से हमने काफी केसेस को, काफी पेशेंट की जान बचाई है। जब हम ब्लड देख के तो नहीं सही हो रहा है तो जी कहीं ब्लड देख करके तो ऐसा अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। ब्लड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्लड से कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन मेंटेन रहते हैं तब उसको थोड़ी सी मूड उसका चेंज होता है। बाकी तीसरे दिन जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तब उसको बेहोशी हो जाती है और फिर उसको उठा के वो साथ में कहीं बोतल वगैरह लगवाने के लिए ले जाते हैं। तो फिर उन्होंने काफी टाइम बाद देखा कि तो कोई स्थायी समाधान देखना पड़ेगा इसका, तो फिर उन्होंने होम्योपैथिक में आने का सोचा। तो वो फिर मेरे पास दिखाने के लिए, वो बेहोश कंडीशन में लेके आए जब उसको मेंसेस आए थे ना। सर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड मेडिसिन बताइए। अगर डिल्यूजन पुअर और एक्स्ट्रावेगन को जोड़ते हैं तो सर एस्ट्रामोनियम आती है मेडिसिन। देखिए मेरी बात सुनिए, ओपियम में भी है सर। देखिए वही हम इस लेक्चर आज के लेक्चर में यही देखेंगे कि पेशेंट जो कर रहा है उसके आसपास इर्द गिर्द जो रूब्रिक आ रहे हैं, इसका केस का सेंटर क्या है, जो इस केस का सेंटर है उसके साथ हम जो रूब्रिक होंगे उसको मैच करेंगे, जो मिलेंगे मिलाएंगे, जो नहीं मिलेंगे वो बाहर कर देंगे। सिंगुलर रूब्रिक को हम कम से कम यूज करें, बहुत फंस जाए कहीं पे जहाँ समझ में नहीं। फीमेल कोपियस with faintness बताइए मेडिसिन। जेनिटलिया फीमेल मेंसेस कोपियस विथ फेंटनेस, इपे क्या कैपिटल में है सर? बहुत क्लोज आए हैं आप, काफी क्लोज आ गए हैं आप। ऐसे कितने केसेस आपके पास आते हैं जिसमें कई लेडीज बेहोश हो जाती हैं आपके पास और चक्कर खाती हैं और कमजोरी होती है, डल हो जाती है? और कोई मेडिसिन? सर कोकुलर सिंडिकस। क्यों? हाउ एंड व्हाई? ड्यूरिंग मेंसेस, वर्टाइगो। सर क्योंकि वर्टाइगो ड्यूरिंग मेंसेस इज इन कॉकुलस, वीकनेस, वर्टाइगो। इतने चक्कर आ रहे हैं उसको मेंसेस के अंदर कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। और देखिए आज का केस सुनने के बाद आपको ऐसे केसेस हैंडल करने में बड़ा मजा आएगा। और इसका केस का सेंटर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो चुका है।
कार्बोलिन vertigo, loss of fluid from मेडिसिन आपकी डॉक्टर अनीता, आपकी मेडिसिन? सर कॉक्यूलस। बहुत क्लोज पहुंच गए हैं कुछ लोग, और ये इसी प्रकार से आपको डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी ब्रेन की शार्पनिंग बढ़ेगी, हम चीजें सोचेंगे, रूब्रिक सर्च करेंगे, चाहे गलत करें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बाद में करेक्ट करेंगे। एक चीज देखिए, इसमें फॉलिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है पेशेंट को, चक्कर जब आते हैं बहुत, उसको गिरने का डर लगता है कि मैं बिस्तर पे लेटूंगी गिर जाऊंगी, चलूंगी तो गिर जाऊंगी। फॉलिंग क्यों आप देखिए, मैं हर बार कहता हूं कि किसी एक चीज को नहीं पकड़ना है हमको, एक चीज को पकड़ के हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी कि वो गिरने की सोच रही तो बोरेक्स है, या वो कंप्लेनिंग सपोज इंजरी कर रही कि उसको ऐसा हो जाएगा, उसके लिए हम हाइसाइमस या उसने फिर एक्स्ट्रावेगेंस बोल दिया तो हम ओपियम। ओवरऑल पूरा केस देखिए आप, और केस के अंदर हाउ एंड व्हाई देखिए, क्यों और कैसे कर रही है वो, तो आपको बहुत चुटकियों में केस सॉल्व होंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से केस हमारे सॉल्व होंगे। हम सिंगल रूब्रिक पे नहीं जाएंगे जब तक हमारे पास उसके 4 रूब्रिक और ना मिले, 2 या 3 एटलीस्ट मिलने चाहिए हमारे पास सेम रूब्रिक, तो हम उसको यूज करेंगे। तो डिस्क्लोज करें केस आज का? यस सर। हाँ, सबसे पहला रूब्रिक है फियर मेंसेस कोपियस फेंटनेस विथ, इस केस का कोर है फीमेल में मेंसेस कोपियस फेंटनेस विथ, एक्सेसिव ब्लड जा रहा है उसको, उसकी वजह से बेहोश हो रही है। शुरू के 2 दिन कम होता, जैसे ही उसका ब्लड बढ़ता है वो बेहोश हो जाती है। कोई पेट दर्द की समस्या नहीं है, उसने पेट की समस्या की दर्द की तकलीफ नहीं बताई है, सिर्फ मेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं हम, और बेहोश हो जाती है। सिर्फ मेंसेस में बेहोश होती है, मतलब सवाल की बात है कि वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहा है उसका, उसकी वजह से उसको बेहोशी आ रही है। और दूसरा पेशेंट ने बोला था कि डॉक्टर बहुत ज्यादा ब्लड जाता है मुझे मेंसेस के अंदर, एक्स्ट्रा वेगेंस, उसको चक्कर बहुत आते हैं, ब्लड बहुत ज्यादा जाता है, एक्स्ट्रा वेगेंस, और उसको मेंसेस के दौरान बहुत कमजोरी फील होती है। जनरलिटीज का एक रूब्रिक है वीकनेस, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, है ना, और एको रूब्रिक यहीं पर है जनरलिटीज में, फेंटनेस, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, और उसको चक्कर क्यों आ रहे हैं? लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से। वर्टाइको, लॉस ऑफ फ्लूइड आफ्टर, जब उसको बहुत ज्यादा मेंसेस होते हैं तब उसको चक्कर आते हैं। और पेशेंट क्या कह रही है कि मैं उठती हूँ तो मुझे गिरने जैसे लगता है, फियर ऑफ फॉलिंग टेंडेंसी। और पेशेंट ने एक चीज बोली कि चक्कर जब बहुत ज्यादा आते हैं तो मुझे सामने का कुछ दिखता नहीं है, विजन डिम, विजन में डिम, वर्टाइको ड्यूरिंग। सिर्फ 4 रेमेडी, मैंने सिर्फ 4 या 5 रूब्रिक लिए, और इसमें से एक ही रूब्रिक है कि विजन डिम, वर्टाइको ड्यूरिंग, और इरिटेबिलिटी, वीकनेस विथ। तकरीबन 5-6 रूब्रिक मेरे उस वक्त बने थे, और हमने उसको प्रिस्क्राइब की थी चाइना 200। काफी लोग पहुंच गए चाइना तक, और ये इसकी पूरी जो केस की जो कहानी इर्द गिर्द चल रही है, फीमेल मेंसेस कोपियस फेंटनेस विथ, उसको जब जब कोपियस मेंसेस होते हैं वो बेहोश हो जाती है। सर उसमें उसका हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा ना सर? बिल्कुल, एनीमिया में है ना, इसका रूब्रिक एनीमिया, बहुत सारे रूब्रिक हैं इसके, एनीमिया में है, वीकनेस में है, इरिटेबिलिटी में है, और फिर अब जैसे पेशेंट ने एंड में जाकर हमें बोला तो डॉक्टर साहब लॉस ऑफ फ्लूइड भी होगा सर ना? है ना, डलनेस है ना, लॉस ऑफ फ्लूइड। और एक वर्टाइको का एक और रूब्रिक है, वर्टाइको, लॉस ऑफ एनिमल फ्लूइड फ्रॉम, और जनरलिटीज में देखने जाए हम इसके रूब्रिक, तो जनरलिटीज में कंप्लीट में फेंटिंग हेमरेज फ्रॉम, अब वो हेमरेज किसी भी चीज का हो,
चाहे नाक से बहे, चाहे मेंसेस से जाए, या किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो जहां उसको डलनेस और वीकनेस है इरिटेबिलिटी के साथ में, और कारण उसका ब्लड लॉस है, तो मेडिसिन वॉज चाइना। और इसमें पेशेंट की मदर जो सासू माँ थी, उसने कहा डॉक्टर इसको तो हर पिछले 3 साल से ऐसे जा रहा, तो इसमें हिस्ट्री है पर्सनल लॉस ऑफ फ्लूइड ऑफ, उसकी हिस्ट्री है ब्लड जाने की। एक और रूब्रिक है हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉस ऑफ फ्लूइड। और पेशेंट ने जैसे हमको बोला कि डॉक्टर साहब अगर डर तो रहेगा ना कि डॉक्टर साहब अगर आगे अगर ये ऐसे ब्लड जाएगा तो मेरे बच्चेदानी भी खराब हो सकती है, या फिर मुझे कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड, यहाँ भी चाइना है। और पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो ये है फियर ऑफ इम्पेंडिंग, यहाँ भी चाइना है। तो हमने चाइना 200 दी और बहुत ही शानदार रिजल्ट आए। इवन अभी 3 दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास बच्चा आया था और वो बिल्कुल डल था, बिल्कुल डिहाइड्रेट कंडीशन में था, और वो लेकर आया मेरे पास। तो हमने उसकी मम्मी कह रही है डॉक्टर बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, ये दस्त लग रही है उसकी वजह से, उल्टी और दस्त दोनों हो रही है और बहुत चिड़चिड़ कर रहा है ये। तो हमारे सामने 2 कारण क्लियर कट दिख रहे हैं कि डलनेस, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, अब फ्लूइड वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है, हमारा वाइटल फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो, दस्त हो, ब्लीडिंग हो, तो वहां दस्त की वजह से उसको हमने डलनेस, फ्लूइड फ्रॉम और इरिटेबिलिटी, वीकनेस विथ 2 रूब्रिक लगा के चाइना 200 का एक डोज दिया, और मुश्किल से 10 मिनट में बच्चे ने खेलना शुरू किया। और हमने फिर उसकी मदर को रिपीटेशन में दिया कि 3-4 बार दीजिएगा, और नेक्स्ट डे बच्चे ने आके चेक कराया, बच्चा बिल्कुल सही साथ था। तो हमें पेशेंट ऐसा क्यों कर रहा है, वो डल इसलिए था क्योंकि इसका लॉस ऑफ फ्लूइड चला गया था। अब बच्चा डल है, पड़ा हुआ है, चिड़चिड़ कर रहा है, तो हमें जो उसके आईपीआर है उसकी मदर ने बताया कि डॉक्टर साहब 2 दिन से दस्त लग रही है। अब दस्त से उसका फ्लूइड लॉस हुआ, फ्लूइड लॉस होने की वजह से वो डल हो गया। तो डल होने का कारण हमें पता चल गया ना, वाई लॉस ऑफ फ्लूइड। तो ये केस है चाइना का। सर फियर इंजरी कैसे लिया? पेशेंट कह रहे हैं ना कि डॉक्टर साहब अगर ये ब्लड ऐसे ही जाएगा तो मेरी बच्चेदानी खराब हो सकती है, खराब, डैमेज, हार्म, जहां उसको डैमेज और हार्म और नुकसान का डर हो वो इंजरी। अब वो फियर के साथ तो फियर इंजरी, और वो नॉर्मल लैंग्वेज में हो डॉक्टर हो सकता है, तो वो डिल्यूजन इंजरी विल रिसीव, जहां डर के एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे हमको, वो डिल्यूजन है। शब्द इंजरी नुकसान, पर अगर वहां उसको डर जैसे अपने भाव नहीं दिखे तो हम डिल्यूजन में जाएंगे उसके लिए। पर यहाँ पेशेंट खुद कह रहे कि डॉक्टर डर तो लगेगा ना, डर है कि कहीं बच्चेदानी खराब ना हो जाए इसकी वजह से, जबकि उसकी रिपोर्टें वगैरह कराएं कुछ निकला नहीं, पर फिर उसको डर है इसलिए। आपने बच्चे के केस पे दूसरा रूब्रिक क्या लिया डलनेस के अलावा? डलनेस, वीकनेस और लॉस ऑफ फ्लूइड, इरिटेबिलिटी विद वीकनेस। एक डलनेस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, जो बच्चा डल हुआ था वो लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, और सेकेंड इरिटेबिलिटी वीकनेस विथ। 2 रूब्रिक लिए हमने। जो हमारे सामने प्रोमिनेंट दिख रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है, जो हमारी आंखों के सामने स्ट्राइकिंग है। बच्चों के केस में जैसे भी आप डॉक्टर सीमा ने कहा था कि ऑब्जर्वेशन हमारा मजबूत करना होगा, तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन हमें देखना पड़ेगा और देखना, हर केस का वाई ढूंढना हमें। इस केस में वाई देखना था हमें कि ऐसा कर क्यों रही है, ये क्यों कर रही थी, क्योंकि लॉस ऑफ फ्लूइड, मेंसेस बहुत ज्यादा है, ब्लड बहुत ज्यादा जा रहा है उसको, और उसकी वजह से वीकनेस है, डलनेस है, इरिटेबिलिटी है, चक्कर है, इवन एनीमिया भी है। बहुत केसेस में हमने चाइना को यूज किया है, काफी जगह यूज किया है हमने, जहां जब हम माइंड मेथड में जब नहीं आया था, जब लास्ट टाइम कोविड के केसेस में जहां जहां पेशेंट ने हमें वीकनेस से रिलेटेड संबंध चीजें बताई है, हमने चाइना उस वक्त हम क्यों में प्रिस्क्राइब करते थे और क्यों में प्रिस्क्राइब किया, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिले हमें चाइना से। आज तो हम रूब्रिक के थ्रू जाते हैं मेडिसिन पे।
बताइए। एक और केस शेयर करें या कुछ सवाल पूछेंगे? सर एक्स्ट्रा वेगन्स कैसे है सर? पेशेंट ने कहा ना कि बहुत ब्लड जा रहा है डॉक्टर साहब, बहुत चक्कर आ रहे हैं। जहां बहुत बहुत का सेंस है वहां एक्स्ट्रा वेगन्स। डॉक्टर साहब जब भी मेरे से बहुत ब्लड जाता है, ये बहुत का सेंस है ना, एक्स्ट्रा वेगन्स है। डॉक्टर साहब बहुत खुजली चलती है, डॉक्टर साहब दिन रात बहुत खुजली चलती है, दैट इज एक्स्ट्रा वेगन्स। एक्स्ट्रा वेगन्स माइंड में लेंगे सर? जी, माइंड पे रूब्रिक है। ओके सर, ओके। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आज ही का मैं आपको एक और शेयर करता हूँ, फिर से इसके और दोनों आप रूब्रिक एक साथ डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, या किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय लिमिटेड है और सवाल हो ज्यादा होंगे आपके। केस बताइए सर। एक 29 ईयर्स ओल्ड मेल था, और सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास मेरे पास आया और उसने बोला डॉक्टर साहब कल रात में ना मैंने एक पार्टी में ना ड्रिंक कर ली, तो ड्रिंक करने की वजह से ना मुझे उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, पर 3-4 बजे के आसपास मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो ये जो ड्रिंक है ना, मुझे उसके उसके बाद से ही मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कि कुछ नहीं किया, मैंने वेट किया कि सुबह हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ। तो मैंने कि कुछ भी, अभी सुबह मैंने चाय पी, चाय पीते से ही मेरी बाहर हो गई, और अभी मैंने 5 को नाश्ता किया, वो भी मैंने जैसे ही मुंह में रखा और बाहर हो गया। तो जनरली ऐसे केसेस में हम पेशेंट को समझ लेते हैं, तो हम पेशेंट, मैंने पूछा कि आप कुछ अभी पानी वगैरह पी लीजिए थोड़ा सा, फिर अपन देखते हैं आपको। नहीं नहीं डॉक्टर साहब वो उल्टी हो जाएगी मुझे, तो रहने दीजिए, आप तो बताइए मेडिसिन वगैरह। तो मैं कि और क्या किया आपने? तो डॉक्टर साहब बहुत टाइम हो गया, तो दारू ये ड्रिंक वगैरह मैं करता नहीं था, पर अब गलती मेरी है कि इतना ज्यादा मैं अगर ड्रिंक करूंगा तो ये कंडीशन तो होनी ही है। तो मैंने पेशेंट को 200 का एक डोज दिया, और मुश्किल से 10 या 15 मिनट के बाद हमने उनको बोला कि आप चाय पी के देख लीजिए। मैंने डॉक्टर साहब उल्टी तो नहीं होगी मेरे को? वापस नहीं हो गया, पीजिए। और उसने 10 या 15 मिनट के बाद पानी पिया। आप भी ऐसे केसेस, जब आप ऐसे केस देखते हैं क्योंकि, तो अपने क्लिनिक पर ही उसका टेस्ट कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आपको आपके रूब्रिक का सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा और आपके रूब्रिक परफेक्ट हो जाएंगे। तो हमने सर लेकेसिस रूब्रिक नक्स भूमिका फियर वोमिटिंग ऑफ वोमिटिंग और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा सर मुझे, ये दो और रूब्रिक पे तो लेकेसिस। तो और 15 मिनट में उसकी वॉमिटिंग बंद हो गई थी, और ऐसे हमने 5-10 मिनट में वॉमिटिंग बंद की पेशेंट की, क्योंकि वॉमिटिंग से रिलेटेड आपको रूब्रिक याद होंगे, तो आप चुटकी में लगाएंगे और चुटकी में उल्टी बंद कर देंगे लोगों की, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज की हो या किसी भी पेशेंट की हो। बस थोड़ा सा हमको पेशेंट के साथ अच्छे से ऑब्जर्व करना है और कुछ चीजें आगे रखनी है, ताकि हमको उसका अंदर का डर बाहर मिले। तो इस केस में एक मेडिसिन बहुत क्लोज है, और हमको उससे कोरिलेट करने के लिए हमने उसको कुछ ऑफर किया पानी के लिए, चाय के लिए, और हमारी मेडिसिन क्लियर हो गई। अब इसकी रूब्रिक बताइए आप। सर ओपीएम इसके बहुत क्लोज है, क्योंकि वो अपनी मूर्खता पे हंस रहा है कि वो एक रूब्रिक है इसमें। मूर्खता से ऊपर है कुछ सर हाँ, मूर्खता पे हंस रहा है, डिल्यूजन फॉली हिज ऐसा कुछ है। नहीं, यह है डिलीरियम ब्लेम हिमसेल्फ हिज फुली फॉली, blames his folly. डिलीरियम ब्लेम हिज फॉली। ये रूब्रिक का जो बहुत पास पास से जो अंतर, ये समझिए आप कि वहाँ फॉली वो अपनी मूर्खता पर बात करता है, और यहाँ वो अपनी गलती की बात करता है। गलती और मूर्खता में अंतर आएगा, और हमको यही Delusion wrong suffered he has wrong. नहीं, तो वो बहुत सारे हैं, बाकी सफर नहीं लेंगे, सफर के लिए किसी का होना जरूरी। सर ट्रूथ प्लेन टेलिंग है, और हो सकता है कि डॉक्टर को पूरा ट्रूथ बताने से मेरा जो इंडिस्पोजिशन है या मेरी डिसीज जा सकती है, हायोस्कैमस है इस बार। और कुछ और बताइए, आपको पाए गए हैं?
reveling night reveling from Nathbhunka. Delusion, injury, क्या है? fear of vomiting and sensitive to touch too. लेकेसिस आ रहा है सर। लगता है सेंसिटिव टू टच आपकी लेकेसिस 2-3 केस में जी। रूब्रिक आपने क्या क्या बताए हैं। पहला रूब्रिक है, जब से मैंने रात में ड्रिंक किया ना डॉक्टर साहब, उसके बाद से उल्टी हो रही है। डिल्यूजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, तब से ही बीमारी चल रही है, तब से ही मुझे उल्टियां चालू हैं। और सेकंड उसने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ भी पी रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, पीते से बाहर हो रहा है, सेंसिटिव टू टच। थर्ड है ना। और थर्ड हाँ, और थर्ड रूब्रिक था, हमने उसको पानी ऑफर किया, चाय ऑफर की, उसने मना कर दिया, नहीं डॉक्टर साहब मैं पीऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। आपके केस कितने आपके क्लिनिक पर आते हैं, आप वॉमिटिंग के पेशेंट को थोड़ा सा पानी ऑफर करें, मैम थोड़ा पानी पी लीजिए, पेशेंट फट से मना कर दे, नहीं डॉक्टर साहब उल्टी हो जाएगी, मतलब फियर ऑफ वॉमिटिंग है उसको। इतनी कम रेमेडी है, हमारा केस वहीं क्लियर हो जाता है। क्या चीज जो पेशेंट प्रीडोमिनेंट कर रहा है हमारे सामने प्रेजेंट, तो उसने बोला कि मुझे पीते से उल्टी हो रही है, और क्या उस पर हावी है, उल्टी। अब हम कितनी मेडिसिन से बच गए, हम ओपियम से बच गए, हम बहुत सारी मेडिसिन जो क्लोज आ रही थी उससे बच गए, क्योंकि जो प्रीडोमिनेंट है वो सबसे खास है। और बाद में उसने क्या बोला कि डॉक्टर साहब ये अभी कभी बहुत टाइम बाद पी थी, और इतनी हम पियेंगे, ये तो मेरी गलती है ना डॉक्टर साहब कि इतनी पीऊंगा तो वॉमिटिंग और ये हालत तो मेरी खराब होनी ही है। तो यहाँ है डिल्यूजन रॉन्ग डन ही है, गलती की है, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, इतनी पियेंगे तो उल्टी तो होगी डॉक्टर साहब। रेमेडी वाज लेकेसिस 200 सिंगल डोज, और आफ्टर 15 मिनट वॉमिटिंग बंद। और आप सटीक रूब्रिक लगाएं, 2 लगाएं, सटीक लगाएं, सेंसिटिव टच, फियर वॉमिटिंग, लेकेसिस। जो आपको बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, पेशेंट आपके सामने बहुत जोर देख के बोल रहा है, उनके रूब्रिक बनाएं। जरूरी नहीं कि हम बहुत सारे रूब्रिक बनाएंगे पेशेंट के अंदर और फिर मेडिसिन देंगे। जो पेशेंट एक्यूट में प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, आपने वो रूब्रिक लिए और मेडिसिन से बहुत अच्छा असर करेगी। हमको क्रॉनिक के अंदर एक्यूट ढूंढना है, और एक्यूट तो ऑलरेडी एक्यूट होता ही है हमारे सामने, तो क्रॉनिक केस में भी हमको एक्यूट ढूंढना है। हमने कैंसर के पेशेंट को एक्यूट बेस पर मेडिसिन दी बेलेडोना। पेशेंट ने आते से बोला डॉक्टर साहब अंदर दाढ़ के अंदर कैंसर हो गया है मुझे, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब वो खाना वगैरह भी बंद हो रहा है, और मैं चरखा वगैरह खाने का बहुत शौकीन हूँ, तो वो भी खाना वाना सब सर बंद लग रहा है मुझे, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, और तो मैंने इससे कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं डॉक्टर साहब, इतनी कोई टेंशन नहीं मेरे को। तो हमने उसका फ्रिवलस, जो ट्रीटमेंट लेता नहीं है, कभी 15 दिन लेता है, कभी नहीं लेता है, और लाइट है, टेंशन ले नहीं रहा है, और फियर ऑफ कैलोज, बीमारी गले गले तक आ गई, उसको डर लग रहा है कि खाना नहीं खा पाऊंगा। एक्शन क्यों लिया उसने, क्योंकि कैलोज गले में फंदे तक बीमारी आ गई है उसकी, और वो खा नहीं पाएगा, फियर ऑफ अरेस्टेड, डिल्यूजन अरेस्टेड, और हमने उसको बेलोडोना दी, और पेशेंट तकरीबन 6ठे महीने में है, और कैंसर लगभग, उसका जो कैंसर का केस है लगभग 70 to 80% क्योर है। क्योंकि ऐसे पेशेंट नहीं बना सकते, क्योंकि थोड़ी सी वैरायटी होती है कि वो मना करते हैं कि नहीं बना सकते। मैं ऐसे पेशेंट के केस हम शेयर कर सकते हैं सीखने के लिए। अब यहाँ पर जी पूछिए। जी हाँ, हायोसाइनस बहुत क्लोज थी, पर जैसे ही फियर ऑफ वॉमिटिंग हमारे सामने आया, हमारी लेकेसिस फाइनल हो गई। तो ऐसे हम कम मेडिसिन वाले रूब्रिक को देखेंगे, और पेशेंट क्या प्रीडोमिनेंट है, आया क्यों है हमारे पास, केस क्लियर होगा हमारा वहां पर। रेपर्टरी, कंप्लीट रेपर्टरी और सिंथेसिस दोनों। एक्चुअली सर रूब्रिक्स की पकड़ बहुत ज़रूरी है, मतलब रूब्रिक सबको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अभी हम लोग नए जुड़े हैं, इतने रूब्रिक ही नहीं पता है, तो हम फिर नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले रिपर्टरी पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा ही लगा आपको सुनने के बाद में, जिस हिसाब से आपने रूब्रिक निकाले। मैडम 8 महीने पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, और 8 महीने बाद आज के आपके सामने ही हूँ मैं, जब मैंने माइंड शुरू किया था। तो
एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास जड़ मत जानो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिलपट करे निशान। जब रस्सी सिलपट पर निशान कर सकती है तो हम तो फिर भी पढ़े लिखे बीएचए में थे, क्या नहीं कर सकते हम। यही डायरेक्शन जरूरी है सर। जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या पढ़े कैसे पढ़े। जब डायरेक्शन मिलता है कि उनको करना क्या है तो फिर वो उस दिशा में मेहनत कर पाते हैं। किसी को शुरू में डायरेक्शन मिल जाता है, कोई बहुत घूम घाम के फिर डायरेक्शन पाता है कि हाँ भी उसको करना क्या है। देखिए जो राधे श्याम जी और जो रानड़े जी जो मेहनत कर रहे हैं, इससे ये सब संभव होगा हमारे साथ। हम जो प्लेटफॉर्म मिला है सीखने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ, आप लोगों के साथ सीखता हूँ। मुझसे भी गलतियां होती हैं, और होगी क्यों नहीं होगी। जब तक हम कोई चीज फेल ही नहीं होंगे, किसी केस में फेल नहीं होंगे, तो हम सीखेंगे कैसे। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि फेल का मतलब फेल नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। आज आप फेल हुए, आपका एक बार आप फेल हुए तो नेक्स्ट टाइम आपकी शुरुआत फेल से नहीं होगी, अनुभव से होगी। आप पेशेंट को और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो फेल से नहीं डरें, फेल तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, हार का कोई शब्द नहीं है हमारे डिक्शनरी में। सर आपने जो बेलेडोना वाला केस जो बताया कैंसर वाला, तो वो तो सर आपका मैंने प्रेजेंट किया, तो जो फर्स्ट टाइम जो लेके आया तो उसने आपने उसके आधार पर उसको बेलेडोना दिया था, लेकिन बाद में तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स आते होंगे। जब मैंने फॉलोअप में जब आएगा तो फिर वो नए नए सिम्टम्स लेके आएगा, सर आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, कल मेरे को वो प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम पासिंग फेज ठीक सिम्टम, रहेंगे। पासिंग फेज सिम्टम कब में आएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन जिस चीज पर है, पेशेंट को क्या डर था, खाना नहीं उतर पाएगा, गले गले तक बीमारी आ गई है, अरेस्टिंग की फीलिंग लग रही है उसको कि सब अरेस्ट हो जाऊंगा मैं इस बीमारी से, तो फिर मुझे बंदी से मैं रह जाऊंगा, मुझे परहेज पालने पड़ेंगे, ये नहीं खा पाऊंगा वो नहीं खा पाऊंगा, मेरी लिबर्टिनिज्म चली जाएगी। तो बेलेनर पेशेंट ये सब नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल हल्के में रहना चाहते हैं, बिंदास रहना चाहते हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम जब आया तो उसको बड़ा मजा आएगा, डॉक्टर साहब अब तो मैं चरका भी खा पा रहा हूँ। मतलब आप वो जिस चीज की समस्या बता रहा था उसमें उसको आराम है। जिस चीज का हमारा जो सेंटर था केस का, प्रिस्क्रिप्शन का, फियर ऑफ गेलो, उसको नेक्स्ट टाइम फील ही नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम आया जब वो कहता था डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं उतर पा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, और हमने उसको जब दी तो उसके नेक्स्ट टाइम उसको बड़ा अच्छा फील हुआ। और जिस मेडिसिन का पेशेंट होगा वो, अगर आपकी मेडिसिन सिमिलिमम है तो नेक्स्ट टाइम उसके सिम्टम भी उसी मेडिसिन के होंगे। और पासिंग फेज सिम्टम को हमको अवॉइड करने पड़ेंगे। अगर हमारे हमको एक रिकवरी के इंडिकेशन मिल गए हैं, हमको डिस्चार्जेस दिख गए हैं, तो फिर हमको पासिंग फेज सिम्टम को अवॉइड करना है, वेट एंड वॉच करना है। गुड सर, ओके सर, थैंक यू। सर वॉमिटिंग वाले केस में, लैक्टिसिस वाले केस आपने सेंसिटिव टू टच बोला था, वो किस वो टच सेंसिटिव नहीं है, दो क्वेश्चन है। मतलब सेंसिटिव टू टच क्यों लिया यूं। हाँ सर। जी सर। पेशेंट कई बार जैसे कि बच्चे आते हैं मेरे हमारे पास आते हैं, कई बार माताएं कहती हैं कि डॉक्टर दूध पीते से उल्टी कर रहा है। सेंसिटिव क्या है, बर्दाश्त नहीं होना, किसी भी चीज का टच बर्दाश्त नहीं होना। अब वो टच फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। अगर फिजिकल पे होगा तो जैसे स्टोमक हमारा इतना सेंसिटिव हो जाता है गैस्ट्राइटिस में या दूसरी बीमारियों में, कि जैसे ही पानी टच होता है, ज्यादा एसिड या होने की वजह से तुरंत पानी बाहर आ जाता है, या कुछ खाया तुरंत बाहर हो जाता है। तो यहाँ पेशेंट ने यही तो बोला हमें लैकेसिस के केस में कि जैसे ही पानी पी रहा हूँ बाहर हो रहा है, पानी टच हो रहा है पेट में और उल्टी हो रही है। तो पेट जो है वो बहुत सेंसिटिव हो गया टच के लिए, कुछ भी टच हो रहा है और उल्टी कर रहा है। अब फिर मेंटल लेवल पे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब कोई टिकट टिकटी करता तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं वहां जाते ही नहीं हूँ। तो मुझे कोई फुंसी हुई और मुझे कोई कुछ मुझे कोई टोकता है, टिकट टिकटी करता है, तो सर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं वहां खेलने नहीं जाता हूँ। सेंसिटिव पेशेंट ऐसे काम करते नहीं है जिनसे उनको टच से परेशानी होती है। तो दोनों लेवल पे होगा, फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
और कोई भी केस जैसे कि हमने चाइना का लिया तो हमको उस केस कोर देखना, सेंटर देखना, जैसे कि एक डॉक्टर ने बताया कि फीमेल मेंसेस कोपियस मेंटेनेंस विथ बेहोश को हो रही थी क्योंकि कोपियस मेंसेस थे, उसको ज्यादा लॉस हो रहा था फ्लूइड का। ये अगर हम पकड़ेंगे तो हमें बहुत से रूब्रिक मिलेंगे। एक केस के अंदर बहुत सारे रूब्रिक आते हैं, पर हम एट द टाइम पेशेंट के सामने 4 या 5 7 रूब्रिक ले सकते हैं, पर जब हम बाद में केस को एनालिसिस करते हैं ना तो बहुत सारे रूब्रिक मिलते हैं हमें। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ, तकरीबन 14-15 रूब्रिक हैं और हमने 5 रूब्रिक के बेस पर ही मेडिसिन दी है। सर जी delusion injury injured being of injured और delusion wrong suffered he has done, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। फिर से बोलिए आप। delusion injured of being injured, injury being injured और delusion wrong suffered he has done, ये दोनों में डीडी करें। डिलीजन इंजरी क्या है? जैसे इस पेशेंट ने बोला ना कि डॉक्टर साहब ड्रिंक करने की वजह से मुझे वॉमिटिंग हो रही है। इंजरी के लिए कोई बाहरी वजह चाहिए। डॉक्टर साहब कल मैंने फ्रिज का ठंडा पानी पिया, उसके बाद से मेरा गला खराब हो गया और ये अभी तक देखो ना दर्द हो रहा है। तो यहाँ इज बीइंग में है, कंटिन्यूस में है इंजरी में, कि कहीं से उसको इंजरी मिली वो अभी भी कंटिन्यू है। डॉक्टर साहब मैं बहुत पहले मुझे चोट लगी थी और चोट की वजह से कंधे में फ्रैक्चर हुआ था और तब से लेकर आज तक ये दर्द, कंधा मुझे दर्द कर ही रहा है। मतलब चोट से उसको आज भी दर्द हो रहा है। ये डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड है। और डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड, इसमें पेशेंट किसी की कमी निकालता है। एक्यूजेशन का एक सेंस होता है इसके अंदर कि डॉक्टर साहब मैं होटल में खाना खाने गया था और उस रसोई जो खाना खाया उसमें मैं बीमार हुआ, उस रसोई ने खाना ही ऐसा बनाया था। he has done है सर, ही हैज डन ना जी। हाँ, तो इसमें पेशेंट किसी को आरोप लगाता है किसी व्यक्ति के ऊपर कि डॉक्टर साहब मैं तो वहां ठीक होने गया था और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन ऐसा लगाया कि उसके बाद से तो मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक होने गया था और बिगड़ गया। तो सफर्ड के अंदर किसी के ऊपर आरोप लगाता है। डॉक्टर हुआ या किसी होटल के खाने में गया तो बोले वहां का होटल का खाना सर उसने इतना मिर्च मसाला वाला बनाया था, उसी वजह से मेरी ये तकलीफ चालू हो गई। तो सफर्ड के अंदर किसी के ऊपर आरोप, किसी के ऊपर एक्यूजेशन होगा, उसकी टोन थोड़ी सी अलग होगी कि डॉक्टर साहब हम तो वहां ठीक होने गए थे, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन मेरा ऑपरेशन किया और पीछे स्पाइन में ऑपरेशन टाइम पे वैक्सीन बेहोश करने का इंजेक्शन लगाया, मेरा ऑपरेशन तो ठीक हो गया, पर उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो इंजेक्शन जो पीछे लगाया ना उसकी वजह से मेरी हालत बिगड़ गई डॉक्टर साहब, और बीमार हो गई मैं। तो ये है रॉन्ग सफर्ड। ठीक होने गए थे, रॉन्ग सफर्ड होके आ गए। रॉन्ग सफर्ड हो गया सर, रॉन्ग सफर्ड he has done, ये प्लीज बताएं सर। रॉन्ग सफर्ड यही तो बताया मैंने आपको, अभी रॉन्ग सफर्ड बताए ना। सेंसिटिव टू टच के मेंटल रूब्रिक्स, मतलब माइंड के रूब्रिक्स, माइंड की सेंसिटिविटी को एग्जांपल्स दे सकते हैं प्लीज आप? जैसे कई पेशेंट बोलते हैं ना डॉक्टर साहब ये मुझे पिंपल्स हो रहा है मैडम, और मेरे दोस्त बहुत मुझे इसको देख के चिढ़ाते हैं या इस पे ना नोकझोंक करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उनके बीच में खेलने नहीं जाता हूँ। तो ये उसको पिंच कर रहे हैं, उसको उसकी टिका टिप्पणी कर रहे हैं उस ऑयल्स के ऊपर या पिंपल्स के ऊपर, तो वो उस एरिया को अवॉइड करता है, उस कंपनी को अवॉइड करता है। या उसको कोई रिंगवॉर्म हुआ तो वो वहां जाएगा तो वो बोलेगा डॉक्टर मैं जाता हूँ, तो वो मेरे रिंगवॉर्म को देख के ना मेरे पे ना कुछ भी टीका टिप्पणी करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहां जाता नहीं हूँ। जैसे सर कई फीमेल्स आकर ये बोलती है कि जैसे मेरे इन लॉज के या फिर जैसे मदर इन लॉ ने या फिर ननद ने कुछ बोल दिया तो मैं उन कुछ दिन तक बात करना बंद कर देती हूँ, तो ये भी क्या सेंसिटिविटी टू टच में आता है, ये इसका रूब्रिक कुछ और होना चाहिए? फिर से बोलिए आप। सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनका रिएक्शन ये होता है कि जब भी उन पे कोई टीका करता है या फिर जैसे मतलब टीका इन द सेंस रूटीन में भी फीमेल है और उसकी मदर इन लॉ उसको कुछ कहती है और अगर उसको फील हो जाता है तो वो कई दिनों तक बात करना बंद कर देती है। दैट आल्सो कम्स अंडर द सेंसिटिविटी टू टच माइंड मेंटल। हाँ ले सकते हैं सेंसिटिव टू टच, और सेंसिटिव टू टच में पेशेंट एक्शन भी लेगा। वो फिर जिस व्यक्ति से उसको टच मिला है वो उस व्यक्ति के पास ज्यादा बात नहीं करेगा, वो या उससे दूर हो जाएगा। ओके, गॉट इट।
सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में आपने बेलेडोना दिया था कैंसर के, उसमें सर आपने रिपीटेशन भी दिए थे कि दैट वाज ओनली डेल्ट विद सिंगल डोज? 200 का एक ही डोज दिया मैंने, तो कोई रिपीटेशन नहीं दिया, क्योंकि रिपीटेशन नीड ही नहीं लगी। वो 15 दिन से उसके जो 15 दिन के बाद उसने जो रिकवरी बताई है वो अभी तक कंटिन्यू है। और ये हमारे दिमाग में कहीं भी शक नहीं होना चाहिए कि हम रिपीटेशन करेंगे तो ही पेशेंट ठीक होगा। हमने 30 के केसेस 6-6 महीने चलाए, क्योंकि जितना ज्यादा सप्रेशन होता है डोज उतना कम होता है, और रिपीटेशन पैथोलॉजिकल केसेस में जितने कम हो उतने अच्छे हैं। पेशेंट एक बार कंफर्टेबल जोन में आ गया है, बस हमें मैनेज करना है प्लेसिबो के साथ में, और अभी तक रिपीटेशन नहीं हुआ उसका। जब वो मुझे उसकी मेन प्रॉब्लम बर्निंग जलन ये बताएगा तो हम उसको रिपीटेशन करेंगे, और उसकी मेन प्रॉब्लम जो खाने के में जलन की प्रॉब्लम थी उसमें काफी रिलीफ है, और पेशेंट बहुत फ्री है, लाइट है बिल्कुल। जिस हिसाब से वो मेरे कमरे में आया उसी हिसाब से पता लग रहा था कि वो बेलेडोना ही है, क्योंकि वो बिल्कुल हल्के में आगे कह रहा डॉक्टर साहब मुझे कैंसर हो गया मुंह में। अब कैंसर को कोई इतने हल्के में कौन बोलता है? थोड़ा सा अभी तो आपको इस मेडिसिन दो, फटाफट ठीक हो जाऊं मैं, खाना पीना चालू हो जाए मेरा, मतलब उसको कैंसर की बीमारी जैसी कोई चिंता ही नहीं है। तो उसके कुछ रूब्रिक हैं, बाकी ऑब्जर्वेशन से भी वो बेलोडोना ही था। थैंक यू सर अभी जो बता रहे थे चेहरे पे, हेलो जी हेलो, हाँ सर अभी बता रहे थे चेहरे पर सिंपल हो गया और उसके चलते वो अपने दोस्त के पास या किसी के पास जाना नहीं जाते हैं, कोई टीका टिप्पणी कर देता है इसलिए नहीं जा पाते हैं। वहाँ पर फियर ओपिनियन ऑफ अदर भी ले सकते हैं क्या? फियर ओपिनियन ऑफ अदर, तो केस का सेंटर क्या है? सारे रूब्रिक बहुत क्लोज होते हैं, और हमारा केस का सेंटर क्या है? पेशेंट जब हमारे पास आता है, जैसे ये पेशेंट आया तो वो हमें उसका प्रेजेंट और प्रीडोमिनेंट दोनों देखना पड़ेगा। जो प्रीडोमिनेंट होगा, जैसे ऐसा भी तो कहता है सर मरीज तो, जैसे अभी हम वहाँ गए फल वो तो वहाँ टीका टिप्पणी करते हैं इसलिए हम नहीं जाते हैं, या जहाँ जाते हैं वहाँ टीका टिप्पणी करते इससे करते नहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कर भी देते हैं। दोनों तरह का बात आता है। ओपिनियन में क्या है? सलाह, ओपिनियन देते हैं लोग उसको, तो उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे एक केस हमने देखा अभी सोरियासिस का, तो उसमें पेशेंट कह रहे कि डॉक्टर साहब मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ, क्यों? क्योंकि फिर वो देखेंगे लोग और जमाने की सलाहें देंगे मेरे को, तो मेरे को ये सलाह पसंद नहीं है इसलिए मैं बाहर नहीं जाती हूँ। मुझे ओपिनियन देंगे कि ये कर लो वो कर लो, तो पेशेंट ओपिनियन से भागना चाहता है। और यहाँ टच, कोई उसको देखते से कुछ बोलेगा आपको बुरा लगेगा। बहुत बारीक बारीक के मतलब है। टच में पेशेंट को हल्का से टच करेंगे तो वो एक्शन ले लेगा, बल्कि ओपिनियन वाले पेशेंट को जब कोई उसको सलाह देगा, कुछ ओपिनियन देगा, तब जाके वो एक्शन लेगा। वो इतनी हल्की चीजों पे एक रिएक्ट नहीं करेगा। सर जी जी, फेयर ओपिनियन ऑफ अदर, तो उसको मतलब ये है अभी उसकी राय से उसके विचार से क्या सोचेगा, तो इससे कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब उसको कहेगा ही या सलाह देगा ही तब, यानी उसकी सलाह क्या होगी, उसकी राय क्या होगी, तो इससे उसको डर बन रहा है ना। इस रूब्रिक का सबसे एक सिंबॉलिक शब्द समझे कि पेशेंट कहते हैं, एक कहावत बहुत फेमस है हमारे इसमें, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो फियर ऑफ ओपिनियन अदर्स को ये चीज का डर होता है कि डॉक्टर मुझे ऐसे खुले मुंह जाऊंगे तो लोग क्या बोलेंगे। हाँ सर, यही इसकी यही मेन अवधारणा है। लोगों की बड़ी चिंता रहती है फियर ऑफ ओपिनियन अदर्स वालों को। सेंसिटिव टच वालों को लोगों की चिंता नहीं होती, उनको तो टच किया और जगह छोड़ी। बहुत अच्छा सर। हाँ सर, तो समय की घड़ी भी अब समाप्ति की ओर है, 3 मिनट बचे हुए हैं। जी तो 3 मिनट बचे हुए हैं, 3 मिनट कुछ अगर हमने एक सिंगल डोज दे दिया, उसने 2 मंथ्स मेडिसिन ली, उस पे वो बेटर है, उसने एक ज्वाइंट पेन का केस सुना है सर।
अरविंद जी, अब समय खत्म है ज्वाइंट पेन का, बस अब ज्वाइंट ठीक है, अगले दिन के लिए रखिए। हाँ। कैंसर वाला केस का एक बार रिपीट कर दिया जाए 2 मिनट में। उसमें रूब्रिक है, फ्रिवलेस है, फियर ऑफ गेलोज है, डिल्यूजन फायर है। फायर इसलिए क्योंकि इसको खाने के वक्त बहुत ज्यादा जलन होती थी, तो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा जलन होती है इसके लिए, और एक्स्ट्रा वेगन भी लिया था उस वक्त में शायद, इसमें बेलेडोना है। अरेस्टेड भी लिए थे ना, डायलूजन अरेस्टेड। दूसरा रूब्रिक क्या बताया सर? दूसरा रूब्रिक क्या होता है? दूसरा रूब्रिक कैंसर वाला केस? फियर ऑफ गेलोज, फांसी का फंदा। उसकी बीमारी जब तक फंदे तक, गले तक नहीं आती तब तक वो उठ के ही नहीं आता है। और मेरे अभी हमने बेलेडोना का केस शेयर किया था हमारे फेसबुक पेज पे, और देखिएगा यूटीआई का केस है और बहुत प्यारा केस है। पेशेंट ने सिर्फ 5 मिनट का वर्जन दिया है, बोला हमें, और हमने उसको बेलेडोना 200 का एक ही डोज दिया। उस वक्त उसका बीपी 160/100 था, और जब उन्होंने रात को 2 घंटे बाद चेक किया, तो जब उस वक्त हमारा वेबिनार था, और उसके 5 मिनट पहले ही पेशेंट आया था, तो हमने उसको बेलेडोना 200 का एक डोज दिया था। और जब रात में उन्होंने बीपी चेक किया तो 140 के आसपास आया, और सुबह जब 8 या 8:30 9 बजे मुझे चेक कराना है, तो उनका बीपी 130/80 था। और उनकी जो यूरिन की जो जलन और जो बार बार मिक्चुरेशन जो उसको यूरिन आ रही थी, वो बिल्कुल नेक्स्ट डे बिल्कुल नॉर्मल हो गई। सर, अगर कोई पेशेंट बोलता है कि देखने में हमको ठीक नहीं लगता है, कोई भी चेहरा पर दाग वगैरह हो गया, फुंसी हो गया, कुछ भी अगर हो गया, तो बार बार बोलता है कि सर ये देखने में ठीक नहीं लगता है, इसका रूब्रिक हम क्या बनाएंगे सर? पेशेंट से जब हम पूछते हैं तो पेशेंट कई बार पेशेंट बोले, डॉक्टर साहब ये देखने में अच्छा नहीं लगता, डिल्यूजन अनप्लीजेंट, खुद को रुचि कर नहीं लगना, खुद को अच्छा नहीं लगना, और दूसरों को अच्छा नहीं लगे कि ये लोग देखेंगे तो मुझे बड़ा शर्मिंदगी फील होगी, तो एम्बरेसमेंट फीलिंग। और सर बोलता है थैंक यू सर, ठीक हो जाएगा सर, क्या ठीक हो जाएगा, बार बार बोलता है क्या ठीक हो जाएगा सर, कई एक बार रिपीट करता है, क्या ये ठीक हो जाएगा सर, तो उस पर क्या लगाएंगे सर? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा है तो लाइट डिजायर, पर अगर थोड़ा सा डिरेल होकर बोल रहा है तो फिर वो डिलीरियम लाइट डिजायर है। थोड़ा सा घबराया हुआ पेशेंट बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, कई बार पेशेंट चेस्ट पेन के पेशेंट घबराते हुए आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ तकलीफ हो रही है, डॉक्टर कुछ कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है? हमारी आंखों में बार बार पूछते हैं, ठीक है, डिलीरियम लाइट डिजायर, सिंगल केल आकार, और नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा है तो लाइट डिजायर। थैंक यू सर। आज समय को का बहुत महत्व है, और इसलिए टाइम को भी चेंज किया गया था, तो अभी आपको सभी लोग थैंक्स बोल रहे हैं, तो मेरे तरफ से भी आज पुनः थैंक्स है। और हम समझते हैं कि इसमें सभी लोग आज जो पार्टिसिपेशन किए हैं, तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, अपने बहुमूल्य समय दे करके और हम लोगों को सुने। तो मैं आगे भी आप लोगों की इसी तरह के तत्परता बना करके आप जुड़े और सुने, और मनोज जी इसी तरह से आप नए नए चीज को लाए, ताकि सभी लोग की रुचि बने रहे और लाभान्वित होते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम का समाप्ति की घोषणा किया जाता है। सर, डिलीरियम लाइट डिजायर में आपने कौन सा मेडिसिन लिखा है? सॉरी सर, कैल्शियम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सर एक और क्वेश्चन। जी। पेशेंट कहता है कि कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दीजिए, जल्दी ठीक हो जाऊं। क्यों? पूछो से क्यों? क्योंकि काम करना पड़ता है, बाहर जॉब पे जाते हैं तो घर वही संभालती है लेडी। देखिए, उसने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मांगी है और बाद में क्या बोला, ताकि जल्दी ठीक हो जाओ, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। जल्दी ठीक होना चाहती है ना, तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। और घर का काम कर सकूं तो केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर। चलिए सर, अब लास्ट। छोड़े का मन नहीं कर रहा सर। सर, होम्योपैथी प्रिपरेशन जो है ना, एग्जाम प्रिपरेशन सर, थोड़ा हमको रिप्लाई करिएगा आपका नंबर से। होम्योपैथी प्रिपरेशन सर, उड़ीसा। थैंक यू सर, मनोज सर।
जी, ऐसे आप पार्टिसिपेट कीजिए केस के अंदर, जो भी मैं केस डालता हूँ आपके सामने रूब्रिक सर्च कीजिए, रूब्रिक को रिलेट कीजिए मेरे साथ में। हम भी ऐसा ही करते हैं जनरली, क्योंकि एक केस को उसके अंदर रूब्रिक ढूंढते हैं, तो रूब्रिक ढूंढेंगे तो आपकी सर्चिंग और रीजनिंग पावर बढ़ेगी, तब आपके और रूब्रिक क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, नाइस सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी नाइस सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।